हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और उसके पार्ट 3 वीडियो। इसमें हम लोग 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का और 20 प्रश्न सब्जेक्टिव का करेंगे, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या हम लोग का 40 होगा। लगभग 30 मिनट में समाप्त हो जाएगी। और इसका जो सीरीज है ना, पहला सीरीज हो चुका है, दूसरा सीरीज हो चुका है, आज तीसरा सीरीज है। ओके। और जो भी क्वेश्चन रहेगा ना इसमें, ये बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, चाहे और भी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जिनका सिलेबस ये है जैव प्रक्रम, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि एनसीईआरटी तो सबके लिए है ना, पूरा नेशनल के लिए, मतलब पूरा भारत के लिए है। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में आपका जैव प्रक्रम दिया हुआ है, तो इट मीन्स कहने का मतलब कि पूरा बोर्ड के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे हैं ना, वो ये बच्चे देखेंगे। और जो अभी क्लास 10th में मान लिए नहीं है, उनके पास ये वीडियो सजेस्ट हुआ है और वो ये देख रहे हैं, तो अपने छोटे भाई को या फिर अपने रिश्तेदार को जो 10th में है उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। ताकि आ, उनको नॉलेज हो सके। और ये सीरीज बाई सीरीज चल रही है। और यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन होगा 42 नंबर क्वेश्चन। 41 देख लेते हैं पहले कि 40 तक हो गया है। मिनट, 41 नहीं है ना। चलो, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फुसफुसिए परिसंचरण में रक्त कहाँ से कहाँ जाता है। देखिए, फुसफुसिए परिसंचरण कह रहा है। फुसफुसिए परिसंचरण की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। फुसफुसिए परिसंचरण का मतलब होता है कि उसमें फुसफुसिए शिरा और फुसफुसिए धमनी का कार्य होता है। फुसफुसिए धमनी का कार्य है कि वह जो है ना, बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को हृदय से फेफड़ा में ले जाने का कार्य करता है। कौन? फुसफुसिए धमनी। और फुसफुसिए शिरा का कार्य है कि फेफड़े से हृदय में ऑक्सीजन वाला ब्लड को लाने का कार्य करता है। कौन? फुसफुसिए शिरा। और ये टोटल ले आने की प्रक्रिया जो होता है ना, यह आपका फुसफुसिए परिसंचरण कहलाता है। ठीक है ना। क्या कहलाता है? फुसफुसिए परिसंचरण कहलाता है। ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ दो ही गोरा का काम होता है, एक हृदय और एक फेफड़ा। हृदय से फेफड़ा, फेफड़ा से हृदय। तो देखिए, यहाँ पे पहले फेफड़ा, उसके बाद फेफड़ा से शरीर और शरीर से फेफड़ा। तो यहाँ पे बताइए तो क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो, हृदय से फेफड़ा और फेफड़ा से हृदय, ये हो जाएगा। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सी विल बी क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको समझ लेते हैं अगर समझना चाहूँ तो। दया निलय के दीवार बयां निलय के अपेक्षा पतली क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि पतली इसलिए होती है ताकि डिफ्यूजन की प्रक्रिया हो जाता है ना, विसरण विसरण की जो प्रक्रिया होता है ना, वह जल्दी हो पाता है। पतली रहेगी तब तो आर पार जाएगी ब्लड, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दैहिक परिसंचरण में रक्त का प्रवाह किस प्रकार होता है? दैहिक मतलब होता है देह, मतलब शरीर। दैहिक मतलब देह यानी बॉडी, यानी शरीर, उसी को कहते हैं। तो जो बॉडी में परिसंचरण होता है, उसका जो रक्त का प्रवाह होता है किस प्रकार होता है? तो सबसे पहले हृदय से शरीर में जाएगा और शरीर से फिर हृदय में ही आता है। तो हृदय से शरीर देखते हैं किधर है। हृदय से शरीर, यानी शरीर कहने का मतलब पूरा अंग, फिर पूरे अंग से रिटर्न आपका, ये आपका हृदय में आ जाएगा, है ना, शरीर से होते हुए। तो यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। हृदय में रक्त का प्रवाह किस क्रम में होता है? हृदय में जो रक्त का प्रवाह होता है वह किस क्रम में होता है? तो ऑक्सीजन की कमी वाला जो रक्त होता है ना, दायां अलिंद से बायां अलिंद में जाता है, फिर फेफड़ा में जाता है, और फिर बायां अलिंद से आपका बायां नीले में जाता है। नीले मतलब नीचे वाला भाग। उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो 1 नंबर 2 नंबर करके बताया गया है ना, इसको आप क्लियरली देख लेना। देखिए, बायां निलय की दीवारें दायां निलय की अपेक्षा मोटी क्यों होती है? मोटी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड है ना, वहाँ पे पंपिंग करना पड़ता है। और पंपिंग जो करता है, उसका अगर चदरा मोट ना रहेगा तो वो खुद फट जाएगा। तो इसलिए ये जो आपका ये दायां निलय है जो ना, दायां निलय के अपेक्षा बायां निलय जो है ना, सॉरी, बायां निलय की दीवारें
दया नीले की अपेक्षा मोटी होती है। तो ये जो बया नीले की दीवारें होती है ना, दया नीले की अपेक्षा मोटी इसलिए होती है क्योंकि वो पंपिंग करने वाला है पूरे शरीर में, है ना? और वह नीचे होता है ये वाला। तो यहाँ पे बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, फुसफुसीय धमनी तथा अन्य धमनियों से अलग क्यों है? देखिए फुसफुसीय धमनी अन्य धमनी से अलग इसलिए है क्योंकि फुसफुसीय धमनी जो होता है ना, वह आपका हृदय से ऑक्सीजनित ब्लड, मतलब उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन वाला रक्त को क्या करता है, फेफड़े को ले जाता है। लेकिन ये धमनी जो होता है ना, धमनी धमनी उसी का भाग है, लेकिन यह ऑक्सीजन वाला ब्लड को हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है। बस यही अंतर है, कुछ अंतर है नहीं। अब देखिए ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? तो जो ऑक्सीजन की कमी होता है, तो ऑक्सीजन की कमी जो होता है वह पूरा करता है आपका फेफड़ा। तो फेफड़ा के साइड में एक देखिएगा खंड होगा, चैम्बर तो आप लोग देखते होंगे 4 गो चैम्बर होता है। हृदय के कितने चैम्बर? 4 गो चैम्बर होता है। और इस चारों चैम्बर में जो है ना, आप लोग दायां अलिंद को देखिएगा। किसको देखना है? दायां अलिंद को देखिएगा। दायां दायां अलिंद को देखिए। तो जैसे मान लो मेरा हृदय यहाँ पे है, तो दायां अलिंद जो होगा ना यहाँ पे होगा। पूरा हृदय है, ये बायां साइड हृदय होता है, तो ये हृदय है, तो ये दाहिना वाला भाग में, मतलब ये दायां वाला भाग है, तो यहाँ पे ऊपर में अ से अलिंद, अ से ऊपर, तो ऊपर में जो है ना दायां अलिंद होगा। वही दायां अलिंद में जो है ना क्या होता है, कम ऑक्सीजन वाले रक्त जाता है। तो दायां अलिंद कहाँ गया जी? सी ना है वो, सॉरी, यहाँ पे है। सी विल बी करेक्ट आंसर, दायां अलिंद। आगे देखते हैं, फुसफुसीय सिरा तथा अन्य सिराओं में अलग क्यों है? अलग क्यों है फुसफुसीय सिरा अन्य सिराओं से अलग क्यों है? देखो फुसफुसीय सिरा का कार्य क्या है कि जो फेफड़ा में ये फेफड़ा में ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो हृदय से गया है फेफड़ा में ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ना साफ सुथरा ब्लड हो गया, तो अब उसको हृदय में भेजेगा, कहेगा जाओ अब हृदय में ले जाओ। वह ले जाने का कार्य कौन करेगा? फुसफुसीय सिरा। और सीरा जो होता है ना वो ब्लू होता है, ये भी ब्लू होता है। फुसफुसीय सिरा और सीरा दोनों ब्लू होता है। तो ये जो सीरा होता है ना जस्ट हल्का विपरीत होता है ना? तो ये सीरा क्या करता है कि जितने भी ऑक्सीजनित ब्लड है, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है हमारे शरीर में, उसको लाने का कार्य करता है हृदय में कौन? सीरा। कौन करता है? सीरा। लेकिन जस्ट इसके विपरीत फुसफुसीय सीरा होता है अपवाद में। यह क्या करता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड को फेफड़ा से हृदय में लाने का कार्य करता है। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं, शरीर से ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त किस वाहिका द्वारा हृदय में पहुंचता है? तो अभी हम लोग इस चीज का बात कर रहे हैं, सीरा सीरा का बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे महासीरा क्या हो जाएगा? बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी महासीरा। आगे देखते हैं, रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है? रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है? तो देखो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ये रक्त में, और यही जो है ना क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन कराता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब देखिए आगे, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त किस वाहिका द्वारा पहुंचती है? देखिए तो ये जो है ना, ये महाधमनी के द्वारा पहुंचती है। हृदय से पूरे शरीर में जो है ना, अगर देखा जाए हृदय से पूरे शरीर में अगर रक्त पहुंचता है तो किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। मतलब महाधमनी के द्वारा कहने का मतलब हृदय से बहुत सारा धमनियां जुड़ी हुई है। धमनी क्या है? एक प्रकार का धमनी आपका नस है, वेन है ना, जो पूरे ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में दौड़ाने का कार्य करता है। तो मान लो कि एगो अगर तार है तो तार कहलाएगा, लेकिन पूरा झोंके तार है तो क्या कहलाएगा? बहुत सारा तार, बंडल कहते हैं जिसको। तो उसी प्रकार एगो धमनी है तो ठीक है वो धमनी है, लेकिन बहुत सारा धमनी हो जाएगा तो वह महाधमनी यानी बंडल कहला जाएगा, महाधमनी। तो यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में परिवहन कैसे होता है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में परिवहन कैसे होता है, इस बात को समझिए। जब भी कोशिकीय श्वसन होता है ना, हमारे शरीर में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन कहने का मतलब कि अवायवीय और वायवीय श्वसन होता है। तो जब कोशिकीय श्वसन होता है ना, तो उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ऊर्जा जब बनता है एटीपी टूटकर, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का
क्या होता है, निर्माण होता है। और वह कार्बन डाइऑक्साइड करता है ये ऊतक जो होता है ना, कोशिकाओं के बड़ा भाग क्या है, ऊतक। तो उस ऊतक में क्या करता है, रक्त के माध्यम से प्रवेश कर जाता है, रक्त में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद जो है ना क्या होता है, अधिकांश भाग प्लाज्मा में कार्बोनेट के रूप में क्या होता है, परिवहन करते हुए फेफड़ा तक पहुंच जाता है। और जहां इसे श्वास छोड़ते समय बाहर निकाल दिया जाता है। आप समझ रहे हो ना, फिर से समझो। हमारे शरीर में जो कोशिकीय श्वसन होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऊतक में घुसता है। और ऊतक में आपका क्या है, ब्लड है, उस ब्लड में घुसेगा। और वह ब्लड से होते हुए रिटर्न आपका सीरा के द्वारा, सीरा नस के द्वारा आराम से चला जाता है कहाँ, आपका फेफड़े में। और वहाँ से जो है ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोशिकाओं की दीवारें कैसी होती है, तो पतली होती है। कोशिकाओं की दीवार क्या होती है, बहुत पतली होती है। इसलिए होती है ताकि ये डिफ्यूजन माध्यम से आराम से विसरण कर ले, आर पार कर ले। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो रक्त के थक्के का क्या महत्व है। देखो कहीं भी हम लोगों को चोट लग जाता है ना, तो देखो यहाँ पे ये चोट लग गया। अब जब चोट लगेगा ना, तो यहाँ पे जो क्या होगा, प्लेटलेट्स के मदद से थक्का बन जाएगा। उसमें फाइब्रिन मिलेगा, प्लेटलेट्स मिलेगा, तो वह थक्का बन जाएगा। जब थक्का बन जाएगा ना, तो वहाँ पे रोगाणुओं का क्या होगा, प्रवेश रुक जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, यहाँ पे समझो। जैसे मान लो यहाँ पे चोट लग गया आपका, ठीक। और मार मार ब्लेड पूरा जो है ना, ब्लड बह रहा है, बह रहा है, थक्का नहीं बना। तो क्या होगा, उसमें घुसेगा रोगाणु, कोई रोगाणु जीव घुसेगा उसमें। उसके बाद आपका ब्लड तो बही रहा है, रोगाणु जीव घुस जाएगा उसमें। आपका पूरा ब्लड खत्म हो गया और उसमें रोगाणु घुस गया, आपका शरीर का नष्ट कर देगा। तो वही अगर थक्का नहीं बने, प्लेटलेट्स आपका शरीर में ना रहे, थक्का नहीं बनेगा खून, और थक्का नहीं बनेगा तो वहाँ का जो ये द्वार है वह जाम नहीं होगा। जाम नहीं होगा तो कोई भी घुस जाएगा। जैसे मान लो आपके घर में केवाड़ी नहीं रहेगा, केवाड़ी नहीं रहेगा, तो मान लो केवाड़ी नहीं रहेगा, सोना चांदी रहेगा आपके घर में, तो कोई भी जो है ना क्या करेगा, घुस जाएगा, अगर केवाड़ी बंद नहीं रहेगा। तो उसके उसी प्रकार मान लो कि सोना चांदी यानी चोट लग गया आपके शरीर में, तो चोट लग गया, फूट गया, तो ब्लड खींचे, ब्लड गिरने लगा। अगर इसमें केवाड़ी नहीं लगे, मतलब प्लेटलेट्स ना हो, थक्का ना जमे, तो क्या होगा, कोई भी इसमें घुस सकता है, कोई भी चोर यानी रोगाणु घुस सकता है। जब रोगाणु घुसेगा तो पूरा खाली कर देगा, खोखला कर देगा, घाव को क्या करेगा, और खराब कर देगा। तो इस प्रकार थक्का बनना ज़रूरी है। थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड जाते रहेगा, इससे आपका मृत्यु हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोशिकाओं के मुख्य कार्य क्या होता है, देखो कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है ना, आदान प्रदान करना, बस वही कार्य है। रक्त जो होता है ना, रक्त का ऊतकों को, जैसे मान लो यह ऊतक है, ऊतक है, तो इसके इधर से इधर, इधर से इधर करने का कार्य मात्र ये करता है कौन, ये कोशिका। देखो रक्त और ऊतकों के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, आदान प्रदान करता है। अब देखो ऊतकों कहने का मतलब, ऊतक हमारे पूरा शरीर में है, ऊतक हमारे पूरे शरीर में है। तो ये कोशिका से ही पूरा शरीर बना हुआ है। तो ये रक्त का जो आदान प्रदान है, ये आपका कोशिका से बना हुआ ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, बनता है ना। कोशिका से क्या बनेगा, जैसे ईंट से बनता है दीवाल, और दीवाल से बनता है घर, और घर से बनता है बड़का घर, यानी अंग तंत्र। तो उसी प्रकार कोशिका जो होता है ना, उसका मुख्य कार्य क्या है, रक्त को आदान प्रदान, मतलब ऊतके में इधर से उधर कराना है, बस। लसिका क्या है ना। लसिका जो होता है ना, देख लो लसिका का संरचना किस तरह से है, देख लो। ये जो आपका नली है ना, इस नली में जो है ना लसर लसर रहेगा, ठीक है ना। ये जो लसिका होता है ना, इसकी संरचना देखो। लसिका का जो कार्य है ना, क्या होता है, लसिका एक हल्के पीले रंग का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ देगा। हल्के पीले रंग का होता है, ब्लड में होता है, जो लसिका वाहिकाओं में बहता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है, लेकिन सामान्यतः लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती है। तो याद रखना, लसिका में जो है ना WBC पाई जाती है, वाइट ब्लड सेल पाई जाती है, लेकिन इसमें RBC नहीं पाई जाती है, रेड ब्लड सेल नहीं पाई जाती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का घटक नहीं है, तो प्लाज्मा तो है, 55% लगभग है। WBC भी है, जो रोगाणु से हम लोगों को रक्षा करता है, संक्रमण से। RBC रेड ब्लड सेल भी है, इसी में हीमोग्लोबिन होता है, जो रक्त को लाल किए रहता है। जाइलम, जाइलम पौधा में होता है, जो जल का वहन करता है ना। तो नहीं है ना पूछ रहा है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर।
आगे देखिए लसिका का मुख्य कार्य क्या है? तो देखो लसिका का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये रोगों से बचाता है, हमारे शरीर को रोगों से बचाता है और यह कहाँ पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में। और डब्ल्यूबीसी में लसिका होता है जिसके कारण डब्ल्यूबीसी जो है ना रोगों से बचाने का कार्य, संक्रमण से बचाने का कार्य करता है लसिका के कारण ही। ठीक है। अब देखो रक्त में पोषक पदार्थ का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो रक्त में पोषक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होगा बताइए? प्लाज्मा के द्वारा होता है कि प्लेटलेट्स के द्वारा होता है कि आरबीसी के द्वारा होता है कि डब्ल्यूबीसी के द्वारा होता है? बताइए, इसका जवाब दीजिए तो जी क्या होगा? प्लेटलेट्स तो ये थक्का बनाने का कार्य करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, बताइए परिवहन की, रक्त में पोषक तत्वों की परिवहन की बात कर रहा है तो क्या होगा? इसका जवाब दीजिए तो आंसर में आप लोग बताइएगा। इसका प्लाज्मा होगा कि आरबीसी होगा कि डब्ल्यूबीसी होगा कि प्लेटलेट्स होगा? ठीक है ना। हम बता दे रहे हैं यहाँ पे ये 55% होता है। ठीक, ये आपका जो है ना इसमें रक्त ये लाल रक्त कणिका यानी हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इसमें जो है ना आपको लसिका पाया जाता है, लसिका जो संक्रमण से रोकने का कार्य करता है। ठीक है। अब प्लेटलेट्स जो है ना आपका थक्का बनाने का कार्य करता है। इसमें कह रहा है कि पोषक तत्वों का परिवहन कौन करता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट। अब देखिए रक्त और लसिका में क्या अंतर है? तो देखो रक्त जो है ना लाल कणिका, श्वेत कणिका और प्लेटलेट्स से बना होता है रक्त। ठीक है ना। लसिका जो होता है ना, लसिका यह श्वेत कणिका में सिंपली पाया जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी में मात्र यह पाया जाता है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर इसका अंतर देखना हो तो अंतर यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला, ये वाला। ठीक है ना। आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगाणुओं से रक्षा करना डब्ल्यूबीसी का कार्य है। आगे देखते हैं लसिका में वसा का परिवहन किस प्रकार सहायता करती है? देखिए छोटी आंत की रसाकूर में उपस्थित लसिका कोशिकाएं जिन्हें है लैक्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें लैक्टियल कहते हैं, पाचित वसा का अवशोषण करती है। इसके बाद लसिका तंत्र इस वसा को रक्त परिसंचरण तक पहुंचाता है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्लेटलेट्स की कमी से होने वाला जो प्रक्रिया है वो किसको प्रभावित होगी? मतलब अगर प्लेटलेट्स की कमी हो रहा है तो कौन सा चीज़ें हम लोग को प्रभावित हो सकती है? तो देखो श्वसन तो होता रहेगा, पाचन भी होता रहेगा, ये प्रकाश संश्लेषण पौधे में होता है, रक्त का थक्का बनना। अगर प्लेटलेट्स की जो है कमी होगा तो प्रभावित होगा क्या? तो रक्त का थक्का बनना। रक्त के थक्का ही नहीं बनेगा। जैसे देखिए ऑपरेशन जब होता है ना, चीरफाड़ होता है तो प्लेटलेट्स का एगो सुइया दे दिया जाता है ताकि जब चीरफाड़ हो तो ब्लड ज़्यादा ना गिरे, गिरे भी तो ये प्लेटलेट्स जो है ना फेब्रिन के साथ मिलके जो है ना थक्का बना दे ताकि ब्लड जल्दी ना गिरे। अब देखिए पौधों में परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए पौधों में परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर में भी परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि वृद्धि हो जाए, अच्छा से हर जगह ऊर्जा मिल जाए। तो उसी प्रकार उसमें भी जो है ना हर जगह भोजन मिल जाए, वृद्धि हो जाए, इसके लिए आवश्यकता है। ये तो आप लोग को सोच कर भी बता सकते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना कार्य है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है। आगे देखते हैं पौधों में परिवहन करने वाले मुख्य ऊतक कौन से हैं? तो पौधों में जो परिवहन करता है ना वह दो होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो है ना आपका जल और खनिज का परिवहन करता है, जल खनिज का परिवहन, और ये जो है ना फ्लोएम आपका खाद्य पदार्थ का, यानी कह सकते हो खनिज का परिवहन करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन किनके कारण होती है? तो देखो हृदय की धड़कन लव डव के कारण होता है, लव डव के कारण, मतलब शीतलन और संकुचन के कारण होता है। ए विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए जाइलम क्या है? तो जाइलम जो है ना पौधों के एक ऊतक है, संवाहक ऊतक है, जो जड़ों के द्वारा अवशोषित जल खनिजों को तथा लवणों को पौधों के तने तक क्या करता है? यह पत्तियों तक पहुंचाता है। हृदय का कौन सा कक्षा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है? हृदय के कौन ऐसा कक्षा है जी बताइए? हृदय के कौन ऐसा कक्षा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है? तो यहाँ पे बायां देखिए तो कहीं है क्या? बायां, बायां अलिंद ही है,
बायां जो अलिंद होता है ना, ये आपका नीला है, ऊपर होना चाहिए इसको। जो बायां अलिंद होता है ना, ऊपर वाला बायां अलिंद, वही जो है ना ऑक्सीजन युक्त ब्लड को प्राप्त करता है। अब देखिए फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम जो है ना खनिज को संवहन करने का कार्य करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, फ्लोएम, देखिए फ से फल और फ से फ्लोएम, यानी फल मतलब खनिज, तो ये खनिज को मतलब जो खाद्य पदार्थ होता है ना, उसको क्या करता है, उसको परिवहन करने का कार्य करता है। कौन, ये फ्लोएम। फ्लोएम भी ये क्या है, संवाहक ऊतक के रूप में है। दया अलिंद रक्त प्राप्त करता है। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पे, बयां अलिंद के बारे में पढ़े हैं, बयां अलिंद, है ना। अब यहाँ पे हम लोग दया अलिंद, तो दया अलिंद जो है ना रक्त कहाँ से प्राप्त करता है, तो पूरे शरीर से प्राप्त करता है। कहाँ से करता है, पूरे शरीर से करता है। फ्लोएम द्वारा किन पदार्थों का परिवहन होता है, तो फ्लोएम द्वारा खनिज पदार्थों का परिवहन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, दया नीले रक्त को किस वाहिका से पंप करता है, जो दया नीले, सॉरी अलिंद कर रहे हैं, नीले ना है जी। तो दया नीले जो है ना फुसफुसीय धमनी से करता है। किसके द्वारा करता है, फुसफुसीय धमनी से करता है। आगे बढ़ते हैं। बयां निलय रक्त को किस वाहिका से पंप करता है, तो वह महाधमनी से पंप करता है। महाधमनी समझ रहे हो ना, एक से अधिक जो धमनी है ना, वो महाधमनी है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के हृदय में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त अलग करने का मुख्य कारण क्या है, शरीर को अधिक प्रभावी ढंग से ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। क्या यही हो जाएगा, बोलो। ये देखो, इसको समझा दे रहे हैं। मान लो कि ये आपका हार्ट है और इसके बीच जो है ना सेप्टम होता है लगा हुआ, ऐसे सेप्टम, ठीक है ना, ऐसे सेप्टम लगा होता है, ताकि ये जो है ना ब्लड जो है ना, मान लो कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड एक ना हो जाए, एक ना हो जाए, ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड एक हो जाए, तो कोई मतलब काम ही नहीं होगा। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि आप रोटी बना रहे हो, तो गीला हुआ रोटी है, आई परथन है सूखा हुआ, अब दोनों को एक में मिला दीजिएगा तो फायदा होगा जी, नहीं। तो इसीलिए गीला हुला का अलग काम है और सूखा हुला का अलग काम है, तो बीच में बांटा है ना हम लोग। तो उसी प्रकार जो है ना सेप्टम भगवान जी बना दिए हैं कि ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग रहेगा और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग रहेगा ना, तो एक हो जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। चलो अब देखते हैं 61 नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को नीचे सजेस्ट कर रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप पूरे वीडियो को जाकर देखिए। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मतलब हम गहराई से लेकर पूरा, मतलब कहते हैं ना, सिंपल से लेकर मीडियम तक और मीडियम से लेकर हाई लेवल तक, मतलब तीनों स्टेज से हम क्वेश्चन बनाए हैं, 100 को लगभग। और उसमें से हर आपका टॉपिक को, हर कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है ना। बस अपने मित्रों को जो है ना इसको शेयर कर दीजिए, मित्रों को शेयर करिए, ताकि बांटने से जो है ना क्या होता है, विद्या बढ़ता है ना। हम लोग भी ऐसे ही बांटते